नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कलाम एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर अपन 6th क्लास से 12th क्लास तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स स्टार्ट किया है और उसी कड़ी में आज अपनी दूसरी क्लास है। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो 6th क्लास का पहला टॉपिक चल रहा था सौर मंडल में पृथ्वी। और सौर मंडल में पृथ्वी से संबंधित अपनी जो पहली क्लास है वो हो चुकी है। आज अपन पहली क्लास में जहाँ तक अपन ने पढ़ा है उससे आगे की अपन बात करते हैं। एक बार अपन यहाँ देख लें कि जो अपना टॉपिक है वो है सौर मंडल में पृथ्वी। अब अपन एनसीईआरटी के परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपन ने कल कवर कर ली थी। बाकी जो कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनके ऊपर अपन आज चर्चा करेंगे। उसके बाद में कल की क्लास में अपना जो सेकंड टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो कल अपन ने क्या पढ़ा है उसके बारे में थोड़ी अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। तो अपन ने शुरू किया था ब्रह्मांड से। अपन ने शुरू किया था ब्रह्मांड से कि ब्रह्मांड होता क्या है। एक ऐसी इकाई जो एक सूक्ष्म कण से लेकर के विशाल आकाश गंगाओं के समूह हो सकती है, या एक ऐसी इकाई जिसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। एक ऐसी इकाई जिसके बारे में मानव अपनी कल्पना से भी कल्पना नहीं कर सकता, उसको क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। या इस दुनिया की सबसे बड़ी जो इकाई होती है उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की इतनी विशालता के कारण ब्रह्मांड को दो भागों में अपन ने विभाजित किया था। एक था दृश्यमान ब्रह्मांड, दृश्यमान ब्रह्मांड, और दूसरा था अदृश्यमान ब्रह्मांड, अदृश्यमान ब्रह्मांड। दृश्यमान ब्रह्मांड वह ब्रह्मांड का भाग जिसके बारे में मानव जानकारी प्राप्त कर चुका है। अदृश्यमान ब्रह्मांड जिसके बारे में मानव को अभी तक कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। दृश्यमान ब्रह्मांड के बाद में अपन आए थे सुपर क्लस्टर पे। सुपर क्लस्टर पे। अब सुपर क्लस्टर क्या होता है? सुपर क्लस्टर होता है दृश्यमान ब्रह्मांड की सबसे बड़ी इकाई। और अपना जो सुपर क्लस्टर है उसका नाम था लानियाके। उसके बाद में बात करें अपन सुपर क्लस्टर से जो छोटी इकाई थी वो थी क्लस्टर। वो कौन सी थी? क्लस्टर थी। क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर से छोटी इकाई, और बनी किससे है? बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के एक क्लस्टर का निर्माण करती है, और बहुत सारे क्लस्टर मिलकर के एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिलकर के एक दृश्यमान ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। क्लस्टर के बाद की जो छोटी इकाई थी वो थी आकाश गंगा, गैलेक्सी। अपना जो क्लस्टर है उसका नाम था वीरगो। वीरगो, लानियाके। अब देखो, बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? क्लस्टर बनाती हैं। लेकिन लाखों हजारों तारे मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा। या अपन ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे सौर मंडल मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। और अपनी आकाश गंगा कौन सी है? दुग्ध मेखला। और अपनी आकाश गंगा के दूसरी नजदीकी आकाश गंगा है एंड्रोमेडा। आकाश गंगा के बाद में आता है सौर मंडल। लेकिन अपन सौर मंडल नहीं लिख करके यहां लिखेंगे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड तक अपन ने चर्चा की थी कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। वे आसमान के वे पिंड जो रात के समय चमकते हैं उनको खगोलीय पिंड
कहा जाता है। और बहुत सारे लाखों की संख्या में खगोलीय पिंड मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अपन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत के ऊपर भी चर्चा की थी, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेतेरे द्वारा। ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा। जॉर्ज लेमेत्रे एक ब्राजीलियन खगोल शास्त्री थे। यहां तक अपन कल चर्चा कर चुके थे। आज जो अपन थोड़ी बहुत पीछे से स्टार्ट करेंगे, खगोलीय पिंड से स्टार्ट करेंगे। तो यहां तक की चीजों को समझने के लिए आप प्रीवियस क्लास देखें और उसके बाद में आप इस क्लास को देखें। ज्योग्राफी में एक बेसिक रूल है कि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंटिन्यूटी मिस हो रही है मतलब ज्योग्राफी समझने में आपके बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन अगर आप बहुत कम पढ़ करके भी अगर आप ज्योग्राफी में कंटिन्यू है कि हर टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और यहाँ तो वैसे भी आपको हर वर्ड को एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा, हर वर्ड के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन बात करेंगे चाहे वो कितना ही छोटा वर्ड हो। तो यहां तक बात करने के बाद में अपन अब बात करते हैं किसकी? खगोलीय पिंडों की। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड क्या होते हैं? आकाश में रात के समय चमकने वाले, रात के समय चमकने वाले समस्त पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड कहा जाता है। सेम ऐसी की ऐसी डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में भी दी हुई है। तो रात के समय आपको आसमान में जितने भी पिंड चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। अब जो खगोलीय पिंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश होता है। एक तो वो होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वे दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं, लेकिन वो चमकते जरूर हैं। और चमकते हैं तभी वो क्या है? खगोलीय पिंड है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि चमकने वाला हर पिंड खगोलीय पिंड है, लेकिन कुछ तो क्या है?
खुद का ही उनके पास ऊष्मा और प्रकाश होता है, लेकिन कुछ पिंड ऐसे होते हैं जो दूसरों से प्रकाश प्राप्त करके चमकते हैं। अगर अपन बात करें खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं वो होते हैं तारे। वो क्या होते हैं? तारे। और यहां आप नोट करके एक चीज याद रखना कि सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। तो खगोलीय पिंडों के बारे में अपन सबसे पहले तो तारों की कल चर्चा कर ही चुके थे, और उसके बाद में अपन सूर्य की ही चर्चा आज करेंगे। लेकिन वे खगोलीय पिंड जिनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है वो कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं ग्रह, वो होते हैं उपग्रह, वो होते हैं क्षुद्र ग्रह, वो होते हैं क्षुद्र ग्रह, ऐसे ही होते हैं पुच्छल तारे, पुच्छल तारे, और एक होते हैं उल्काएं या उल्का पिंड। एक कौन सा होता है? उल्का पिंड। ठीक है, सारे एक जैसे से ही होते हैं, सिर्फ इनके आकार में अंतर होता है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। खगोलीय पिंड क्या होते हैं कि रात के समय चमकने वाले समस्त पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, मतलब वो खुद ही चमकते रहते हैं। दूसरे वे खगोलीय पिंड जो दूसरों से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करके चमकते हैं। जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है वो होते हैं तारे। और सूर्य के पास भी क्या है? खुद का अपना ऊष्मा और प्रकाश है। इस वजह से सूर्य भी एक प्रकार का क्या है? तारा है। उसके बाद में जो दूसरों से प्रकाश लेकर के चमकते हैं उनमें ग्रह है, जैसे अपना पृथ्वी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक वर्ड और बच जाता है, वो है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल इनसे रिलेटेड नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि नक्षत्र मंडल तारों से बनी एक प्रकार की आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। जैसे वैसी ही एक आकृति है अर्सा मेजर या बिग बियर, और उसका ही एक भाग है सप्तऋषि मंडल, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां तक अपन कल फिर एक खगोलीय पिंड के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे, तारों के बारे में थोड़ा बहुत अपन देख लेते हैं। उसके बाद में अपन आ जाते हैं सीधा सूर्य के ऊपर। तारे, तारों का जो जन्म होता है वो किससे होता है? निहारिका से होता है। मैं शॉर्ट में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये अपन कल पढ़ चुके हैं। किससे होता है? निहारिका से होता है। और निहारिका क्या है? निहारिका है धूल कणों, गैसों या हाइड्रोजन, धूल कणों, हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य आयनीकृत गैसों का समूह है। गैसों का समूह है। तो नेबुला क्या है कि धूलकण, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनीकृत गैसों का एक समूह है, जिसको क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। मेन ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट है वो नेबुला से ही उत्पन्न हुआ है। अब इस निहारिका से ही क्या होता है? तारों का जन्म होता है। कैसे होता है वो अपन कल डिटेल से चर्चा की थी। इसके अलावा अपन ने यह भी देखा था कि तारों का जीवन चक्र क्या होता है, कि तारे कहां से बनना शुरू होते हैं और वो कहां तक जाते जाते ब्लैक होल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अगर डिटेल से क्लास देखनी है तो आप पिछली क्लास देखिए। आज जो अपन अब बात स्टार्ट करेंगे
वो बात स्टार्ट करेंगे सौर मंडल से। सौर मंडल के ऊपर जाने से पहले अपन बात करेंगे सूर्य की, और उसके बाद में सौर मंडल के जो अन्य भाग हैं जैसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, पुच्छल तारे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखो बात किसकी करेंगे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा सौर मंडल या अपना सोलर सिस्टम। सौर मंडल होता क्या है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंडों का एक समूह होता है या एक परिवार होता है, समूह होता है या एक परिवार होता है जो सूर्य के गुरुत्व प्रभाव से बंधे रहते हैं, क्या कहलाता है, सौर मंडल होता है। मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसा ही समझिए कि एक ऐसा परिवार, एक ऐसा समूह जिसका प्रधान तो होता है सूर्य, और सूर्य के ही चारों ओर बंधे रहते हैं उसके गुरुत्व प्रभाव से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंड। तो जो सौर मंडल है उसका सबसे बड़ा जो सदस्य है वो कौन हो गया, वो सूर्य हो गया। बाकी इसके जो छोटे सदस्य हैं वो उसी के परिवार में रहते हैं। ऐसे परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। यहां अपन लिख भी सकते हैं कि सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान या सौर मंडल का मुखिया भी लिख सकते हो, प्रधान सूर्य होता है। अब सूर्य के अलावा एक तो अपन बात करेंगे सूर्य के अलावा इसमें 8 ग्रह हैं, 172 उपग्रह हैं, हजारों की संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं, लाखों की संख्या में उल्काएं हैं और बहुत सारे पुच्छल तारे हैं। इनके बारे में अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे और इनसे ही मिलकर के अपना जो सोलार सिस्टम है वो इन सब से मिलकर के बना है। ठीक है, या बहुत सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, पुच्छल तारे जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से उसके चारों ओर बंधे रहते हैं, सौर मंडल कहलाता है। खैर डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सौर मंडल के बाद में अपन जो सौर मंडल का सबसे प्रधान जो इकाई है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ी बहुत बात करेंगे सूर्य के बारे में, फिर अपन आते हैं ग्रहों के ऊपर। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सूर्य। सूर्य क्या है, सन क्या है। अब देखो सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है, ये अपने को पता ही है, सौर मंडल का प्रधान होता है, प्रधान होता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है समस्त सौर मंडल, समस्त सौर मंडल सूर्य से ही उष्मा व प्रकाश ग्रहण करता है। प्रकाश, उष्मा
वह प्रकाश ग्रहण करता है। मतलब सौर मंडल का जो मुखिया है वो कौन है? सूर्य है। सूर्य की स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी की होती है। आपको जो कुछ भी चाहिए वो आप किससे लेते हो? अपने घर के मुखिया अपने पिताजी से लेते हो। तो इसी प्रकार से सूर्य का सौर मंडल में वही रोल है जो एक परिवार में मुखिया का होता है। अब जितने भी इसमें ग्रह वगैरह उपग्रह वगैरह हैं वो सारे के सारे जो ऊष्मा होती है, जो प्रकाश होता है, वो किससे ग्रहण करेगा? वो ग्रहण करेगा सूर्य से। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कि सूर्य अभी सामान्य अनुकरण तारे की स्थिति में है। कल देखा था अपन ने सामान्य अनुकरण तारे की स्टेज पर है, की अवस्था में है, अवस्था में है। कल अपन ने देखा था कि सबसे पहले निहारिका होती है। निहारिका अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से चारों ओर के जो भी धूल कण गैसें हैं उनको अपनी ओर संघनित करती है और इतना संघनित कर लेती है और कोई उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जैसे ही निहारिका के तापमान में वृद्धि होती है तो वो चमकने लगता है और चमकने लगता है तो एक तारे का जन्म होता है प्रोटो स्टार का। किसका जन्म होता है? प्रोटो स्टार का। फिर प्रोटो स्टार में विस्फोट होता है और दो तारे बनते हैं, एक मेन सीक्वेंस स्टार, एक जनरल सीक्वेंस स्टार, जो सामान्य अनुक्रमण तारे। जिस स्थिति में अभी सूर्य है, तो सूर्य अभी अपनी युवा अवस्था में है। अब जो सामान्य अनुक्रमण तारा होते हैं वो फिर क्या बनते हैं? वो बनते हैं रेड जियांट, और रेड जियांट के बाद में वो बनते हैं श्वेत वामन, वो बनते हैं श्वेत वामन, और श्वेत वामन के बाद में बनता है काले वामन, और यहां तारे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो अभी जो सूर्य है वो सामान्य अनुक्रमण मतलब जनरल सीक्वेंस स्टार है, मतलब ये अभी युवा अवस्था में है। सूर्य अभी अपने प्रारंभिक स्टेज में है और प्रारंभिक स्टेज में होने के कारण यहां क्या हो रहा है? यहां हो रहा है नाभिकीय, यहां हो रहा है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। जैसे ही वो इस स्थिति में चला जाएगा तो नाभिकीय संलयन बंद हो जाएगा। नाभिकीय जो संलयन है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा इस स्थिति में? इस स्थिति में जो हीलियम है, हीलियम है वो कार्बन में बदलने लग जाएगी, कार्बन में बदलने लग जाएगी। और जैसे ही हीलियम कार्बन में बदलने लग जाएगी तो वहां से तारे का विनाश शुरू हो जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर हुई। अगर सूर्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य की जो उत्पत्ति है वो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। अब देखो जो सूर्य है, सूर्य में समस्त सौर मंडल, सूर्य में समस्त सौर मंडल का 99.86% द्रव्यमान है। बात हुई कि पूरे सौर मंडल की बात की जाए तो सौर मंडल का
99.8 से प्रतिशत द्रव्यमान है वो तो केवल सूर्य में ही है, जबकि 0.14 जो बचा है उससे बाकी सारा का सारा जो सौर मंडल है वो बना है 0.14 में। ठीक है, तो यहां तक सूर्य की कुछ बेसिक जानकारी थी। ज्यादा डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, नहीं तो सूर्य के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी 2 घंटे की क्लास हो सकती है, लेकिन अपने को सिर्फ बेसिक जानकारी लेनी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहां तक क्लियर है कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का क्या होता है, प्रधान होता है। समस्त सौर मंडल सूर्य से ही ऊष्मा ग्रहण करता है, प्रकाश भी इससे ही ग्रहण करता है। जो सूर्य है वो खुद अपनी युवावस्था में है, और युवावस्था का मतलब है ये सामान्य अनुक्रमण तारे की अवस्था में है। अब इस स्टेज को अगर आपको देखना है तो पिछली क्लास में तारों के जीवन चक्र को देखिए। इसके अलावा अगर सूर्य की उत्पत्ति की बात की जाए तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। सूर्य में जो समस्त सौर मंडल का है जितना भी जो मास है उसका 99.86% सूर्य में ही समाहित है। बाकी जो सौर मंडल बना है उसका द्रव्यमान केवल 0.14% है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करें कि ये जो सूर्य है इसका एक निश्चित स्ट्रक्चर होता है, तो अपन बात कर लेते हैं सूर्य के संरचना की। सूर्य का संरचना या सूर्य की संरचना। अब देखो सूर्य की संरचना के बारे में बात करें तो सूर्य का जो केंद्र होता है उसको बोला जाता है कोर। उसको क्या बोला जाएगा, कोर बोला जाएगा। अब कोर के चारों ओर जो ऊष्मा होती है वो पहुंचती किसके माध्यम से है, विकिरण के माध्यम से। इस वजह से इसको बोला जाता है विकिरण मंडल या रेडिएशन जोन। फिर इससे आगे जो ऊष्मा जाती है वो जाती है आपकी किससे, संवहन के माध्यम से जाती है। इस वजह से इसको बोला जाता है संवहन मंडल। इसको बोला जाएगा संवहन मंडल। संवहन मंडल या कन्वेक्शनल जोन। और इसके बाहर जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होगी उसका नाम होगा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। और इसके बाहर एक और परत आपको दिखाई देगी और उसको बोला जाता है वर्णमंडल। वर्णमंडल या इसको ही बोला जाएगा कोरोना। और कोरोना एक प्रकार का क्या होता है, सूर्य का वायुमंडल होता है। अब देखते हैं इनकी विशेषताओं को और एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोर की। तो कोर क्या है, कोर है सूर्य का सबसे आंतरिक भाग। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग। और इसमें ही क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन होने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच जाता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस वजह से इसको बोला जाता है ये उच्च तापमान का क्षेत्र है। उच्च तापमान का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य की सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तो ये उच्च घनत्व का क्षेत्र भी है। उच्च घनत्व का क्या है, क्षेत्र है। यहाँ लगभग 462 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो
जो सूर्य का कोर है या जो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है, वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां से जो ऊष्मा निकल रही है, वो ऊष्मा यहां जा रही है रेडिएशन के माध्यम से। वो ऊष्मा यहां किसके माध्यम से जा रही है? वो रेडिएशन के माध्यम से जा रही है, विकिरण के माध्यम से जा रही है। इस वजह से इसको विकिरण मंडल कहा जाता है। इस मंडल में कोर से ऊष्मा विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण के माध्यम से आने के कारण इसे विकिरण मंडल कहा जाता है। इसे विकिरण मंडल कहा जाता है। तो दो इसकी जो स्ट्रक्चर की दो परतें हैं वो क्लियर हुई, पहला कोर और दूसरा विकिरण। अब आगे का जो है, जो ये कन्वेक्शनल जोन है, यहां जो ऊर्जा आ रही है वो किसके माध्यम से आ रही है? यहां जो ऊर्जा आ रही है वो संवहन के माध्यम से आ रही है। तो इसको अपन बोल देंगे संवहन मंडल। यहां ऊष्मा कोर से संवहन द्वारा पहुंचने के कारण इसे संवहन मंडल कहा जाता है। संवहन मंडल कहा जाता है। बात क्लियर हुई? अब देखो आगे का जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल है। तो यहां अपन ये लिख सकते हैं कि ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहां का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी पर ऊष्मा इसी पेटी से आती है। इसी पेटी से फोटोन के माध्यम से आती है। फोटोन के माध्यम से पहुंचती है। ये क्या है? ये अपना हो गया प्रकाश मंडल। बात क्लियर हुई यहां तक कि इसको क्या कहा जाएगा? फोटोस्फीयर कहा जाएगा। इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सूर्य की सबसे बाहरी परत है और यहां से ही पृथ्वी के ऊपर ऊष्मा आती है, और जो ऊष्मा आ रही है वो फोटोन के माध्यम से आ रही है। अब यहां एक नया वर्ड आया है कि ये फोटोन होता क्या है। यहां लिख रहा हूं मैं, फोटोन होता क्या है? तो फोटोन होते हैं ऊर्जा का बंडल। ऊर्जा के बंडल मतलब बंधी हुई ऊष्मा यहां से चलती है, ऊर्जा के यहां से बंडल निकलते हैं और वो कहां पहुंचते हैं? पृथ्वी तक पहुंचते हैं। तो जब ऊर्जा बंडल के थ्रू निकलती है, बंडल के माध्यम से निकलती है, तो उसको कहा जाता है फोटोन ऊर्जा, और इसी वजह से इसको कहा जाता है फोटोस्फीयर। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रकाश मंडल में आपको क्या देखने को मिलते हैं? सन स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे?
सन स्पॉट देखने को मिलेंगे, जिनको अपन क्या बोलेंगे, सौर कलंक बोलेंगे। तो यहां अपन ये भी लिख सकते हैं कि यहां आपको प्रकाश मंडल में ही क्या देखने को मिलेंगे, सौर कलंक देखने को मिलेंगे। अब ये सौर कलंक होते क्या हैं, एक तो इनके निर्माण में जो समय होता है वो 22 साल होता है। कुछ जगह आपको 11 साल भी लिखा हुआ मिलेगा। उसका जो रेफरेंस रहेगा उसका ये है कि वो 5.5 साल में बनते हैं और 5.5 साल में फिर धीरे धीरे खत्म होते हैं। 22 साल अगर दे रखा है तो मतलब उसकी बनने की जो प्रोसेस है वो 11 साल की है और ख़त्म होने की प्रोसेस भी 11 साल की है। तो इनका जो निर्माण है या इनका एक निर्माण काल है या एक सन स्पॉट का जो काल माना जाता है वो 22 साल का माना जाता है। इसके बारे में बताया किसने था, गैलीलियो ने बताया था। इसके बारे में या सन स्पॉट के बारे में बताया किसने था, गैलीलियो ने बताया था। ऐसे ही काले धब्बे चंद्रमा के ऊपर भी दिखाई देते हैं, जो आगे अपन पढ़ेंगे, जिनको शांति सागर के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रकाश मंडल है उसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां सन स्पॉट या सौर कलंक पाए जाते हैं। ये वही सौर कलंक हैं जिनका कनेक्शन है एल नीनो ला नीनो के साथ भी। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें सूर्य के सबसे बाहरी परत की, जिसको कहा जाता है वर्णमंडल, और इसके बारे में आप यहां इतना ही ध्यान रख लेना कि ये क्या होता है, ये सूर्य का वातावरण होता है। सूर्य का वातावरण होता है, सूर्य का वायुमंडल होता है। जैसे अपने पृथ्वी के चारों ओर भी बहुत सारे गैसों, धूल कणों की एक जो परत पाई जाती है जिसको पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं, इसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर भी एक वायुमंडल की परत पाई जाती है जिसको वर्णमंडल या कोरोना कहा जाता है। इसके साथ ही इसके चारों ओर पक्षाभ मेघों की एक मेखला भी पाई जाती है, जिसको जो चक्रवात वगैरह आने से पहले आपको प्रभा मंडल के रूप में दिखाई देता है। तो अगर सूर्य के चारों ओर, आप नोट करके लिख सकते हो, अगर सूर्य के चारों ओर अगर आपको पक्षाभ मेघों का एक गोलाकार आकृति दिखाई दे तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रभा मंडल कहा जाता है। और ये वही प्रभा मंडल है जब अपन साइक्लोन, एंटी साइक्लोन पढ़ेंगे तो उनके आने के या चक्रवातों के आने के सूचक होते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई। तो अपन अभी तक किसकी बात की है, अभी सौर मंडल से अपन ने आज चैप्टर शुरू किया है। सौर मंडल क्या होता है कि सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, उल्का पिंडों का एक परिवार होता है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से सूर्य के आसपास ये बंधा रहता है, उसको सौर मंडल कहा जाता है। उसके बाद में अपन ने चर्चा किसकी की, सूर्य की चर्चा की, क्योंकि सूर्य जो है वो सौर मंडल का प्रधान होता है, मुखिया होता है। समस्त सौर मंडल है वो सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करेगा। सूर्य की जो अभी स्टेज है वो युवावस्था है, मतलब सूर्य अनुकर्मण अवस्था में है। अनुकर्मण के बाद में ये रेड जेंट बनेगा, फिर श्वेत वामन और काले वामन में जाकर के फिनिश हो जाएगा। अगर उत्पत्ति की बात करें तो सूर्य की उत्पत्ति 4.6 मिलियन साल पहले हुई थी या ईयर पहले हुई थी। सूर्य में समस्त सौर मंडल का अगर मास की या द्रव्यमान की बात करें तो 99.86 है। बाकी 0.14% में बाकी जो सौर मंडल है उसका द्रव्यमान है। उसके बाद में जो सूर्य है उसकी एक संरचना होती है। सूर्य भी पृथ्वी की तरह कई परतों में विभाजित है। जैसे उसकी सबसे आंतरिक परत है वो क्या कहलाएगी, वो कोर कहलाएगी। और ये जो कोर होती है ये सूर्य का सबसे आंतरिक भाग है। पृथ्वी के भी सबसे आंतरिक भाग को कोर ही कहा जाता है। इसके साथ ही अपन बात करें तो यहाँ नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। नाभिकीय संलयन होने की वजह से इसका तापमान है वो बहुत ज्यादा है, हाई डेंस एरिया है।
तो ये इसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। यहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो रेडिएशन के माध्यम से निकल रही है। तो जहां तक ये ऊर्जा रेडिएशन के माध्यम से पहुंच रही है उस भाग को कह दिया जाता है विकिरण मंडल या रेडिएशन जोन। फिर कोर से जहां तक उष्मा कन्वेक्शन या संवहन के माध्यम से जा रही है उस भाग को कह दिया जाता है संवहन मंडल। और संवहन मंडल के बाहर वाला भाग होता है प्रकाश मंडल, जो सूर्य की संरचना का सबसे अंतिम या सबसे बाहरी परत होती है। अगर बात करें प्रकाश मंडल के टेम्परेचर की, तो प्रकाश मंडल का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहां से जो एनर्जी निकलती है वो फोटोन के माध्यम से निकलती है, और यही एनर्जी पृथ्वी के धरातल तक या यही ऊष्मा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचती है। अब फोटोन क्या होता है? फोटोन होते हैं विद्यार्थियों ऊर्जा के बंडल। मतलब यहां से जो ऊर्जा निकल रही है वो बंडल के माध्यम से निकल रही है। तो बंडल के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश मंडल की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आपको सन स्पॉट दिखाई देते हैं, आपको सौर कलंक दिखाई देते हैं। इसके बाद में प्रकाश मंडल अगर अंतिम परत है तो चारों ओर इसके क्या मिलेगा? आपको सूर्य के वातावरण मिलेगा, और सूर्य के वातावरण को या तो कोरोना कहा जाता है या इसको वर्णमंडल कहा जाता है। इसके भी बाहर कभी कभी पक्षाभ मेघों की आपको एक मेखला दिखाई देती है जिसको प्रभा मंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी बात हुई सौर मंडल के प्रधान सूर्य की। अब अपन आते हैं ग्रहों के ऊपर। तो सौर मंडल की एक बार अपन और थोड़ी बात करें तो सौर मंडल में एक तो क्या होता है? सूर्य होता है। सौर मंडल में सूर्य होता है जो सौर मंडल का प्रधान होता है। उसके बाद में यहां ग्रह होते हैं। पहला ग्रह होता है बुध, दूसरा होता है शुक्र, तीसरा होता है पृथ्वी, चौथा होता है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण, ये क्या है? ये अपना सौर मंडल है। अब यहां की अगर बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ छोटे छोटे और ग्रह पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। जिनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह की पेटी होती है वो कहां देखने को मिलती है? तो मिलती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। कहां देखने को मिलेगी? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलेगी। वैसे बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के नजदीक भी होते हैं जिनको पृथ्वी के क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। एक क्षुद्र ग्रह ट्रोजन भी होते हैं जो दूसरे ग्रह की कक्षा को फॉलो करते हैं। उनकी बात करेंगे जब अपन क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे हैं ग्रह। और अब अपने को किसके बारे में पढ़ना है? ग्रह के बारे में ही पढ़ना है। तो ग्रह होते क्या है? सबसे पहली बात, वे आकाशीय पिंड, वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं। ये सूर्य से
प्रकाश ग्रहण करते हैं। पहली बात, ये आकार में छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। इनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ग्रह होते क्या हैं? वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, उनको ग्रह कहा जाता है। ये जो ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाते हैं। यहां अपन लिख सकते हैं अरे भाई ये तो ज्यादा आ गया ना जोन में। ठीक है, अब देखो ये आकार में छोटे होते हैं, इनके पास गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाते हैं, निश्चित मार्ग में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। सूर्य को भी नीचे ले आते हैं भाई। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। अब ये सूर्य के चारों ओर जो मार्ग होगा इनका, वो कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार मार्ग होगा। कैसा मार्ग होगा? दीर्घवृत्ताकार मार्ग होगा। इनका मार्ग कैसा होगा? दीर्घवृत्ताकार मार्ग होगा। बात क्लियर हुई? तो ग्रह होते क्या हैं? वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण कर रात के समय चमकते हैं। इस वजह से ये खगोलीय पिंडों की श्रेणी में आते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं। इसके अलावा बात करें कि इनके पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है और सभी जो ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में चक्कर लगाते हैं। बात हुई क्लियर? अब ये जो ग्रह होते हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले अपन यहां समझते हैं, उसके बाद में आगे बात करेंगे। देखो ये जो ग्रह हैं 4 और फिर ये जो ग्रह हैं 4, इनके हिसाब से इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो पहले 4 ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, या क्षुद्र पेटी से बाईं साइड का जो ग्रह है या क्षुद्र पेटी से लेकर के सूर्य तक के जो ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और क्षुद्र पेटी से लेकर के बाहर की तरफ जो ग्रह है वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। अब टोटल है ही 8, 4 क्षुद्र पेटी के इस साइड है, 4 इस साइड है, तो जो सूर्य की तरफ है वो तो कहलाते हैं आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आ गई, और इनको कहते हैं बाह्य ग्रह। तो ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो आंतरिक ग्रह है और दूसरे हैं बाह्य ग्रह। बाह्य
ग्रह। अब यहाँ इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर भी डिवाइड किया गया है, क्षुद्र पेटी के आधार पर डिवाइड नहीं किया गया है, इनकी कुछ अलग अपनी विशेषताएं होती हैं। ये जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ये ठोस पदार्थों के बने होते हैं, इनका आयतन कम होता है लेकिन घनत्व ज्यादा होता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो इनको जेवियन ग्रह कहा जाता है। इनका आयतन अधिक होता है लेकिन घनत्व कम होता है। ये मुख्य रूप से गैसों के और तरल पदार्थों से बने हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये तो कहलाएंगे आंतरिक ग्रह और ये कहलाएंगे बाह्य ग्रह। तो अपन ग्रहों को एक बार डिवाइड करके और देख लेते हैं। ग्रह हैं, इनका एक विभाजन होता है आंतरिक ग्रह, एक विभाजन होता है इनका आंतरिक ग्रह। अब इनको देखो, इनको या आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। पहली बात, ये होते कौन कौन से हैं? ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इनका आयतन कम व घनत्व अधिक होता है, वह घनत्व अधिक होता है। इनका निर्माण ठोस चट्टानी पदार्थों से हुआ है, बात क्लियर हुई? ऐसे ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बात करें अपन तो ये हैं बाह्य ग्रह। इनको जेवियन ग्रह भी कहा जाता है, जेवियन ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें, ये होते कौन कौन से हैं? ये बृहस्पति होता है, एक शनि होता है, एक अरुण होता है, एक वरुण होता है, और पहले के अगर रटे हुए हैं तो एक नाम और निकल जाएगा, यम या प्लूटो या कुबेर। लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन हुआ था IAU के द्वारा, इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन के द्वारा, जिस सम्मेलन को प्राग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। उस सम्मेलन में इस ग्रह को बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। तो वो अभी नहीं है, उसके बारे में चर्चा अपन कर लेंगे। अब देखो, इनको जेवियन ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। इनकी क्या विशेषताएं हैं? इनका आयतन अधिक होता है, इनका आयतन अधिक होता है, आयतन अधिक होता है, वह घनत्व कम होता है, घनत्व कम होता है। मास और डेंसिटी तो वैसे ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक चीज बड़ा है इन दोनों में तो वैसे ही व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर एक ज्यादा है तो दूसरा अपने आप कम होगा। इनका कम है तो इनका ज्यादा है, इनका मास ज्यादा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है कि किसी पिंड के कण कितने पास पास हैं, वही उसकी क्या है? डेंसिटी है। इसके अलावा इनका निर्माण, इनका या ये अवस्था मान लो, इनका
निर्माण गैसीय या तरल, ऐसे लिख लो ना, ये गैसीय व तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। बात हुई क्लियर? तो ये है ग्रह। सौरमंडल, सौरमंडल का प्रधान सूर्य, उसके बाद में सूर्य की कुछ बेसिक जानकारी, सूर्य की बेसिक जानकारी के बाद में सूर्य की संरचना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बाद में अपन आए ग्रह। बड़ी इकाई से चले थे, छोटी इकाई की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। ग्रह, 8 ग्रह होते हैं एक सौरमंडल में, या अपने सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 172 उपग्रह हैं, और बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, पूछल तारे और उल्कापिंड हैं या उल्काएं हैं। जो ग्रह होते हैं वो होते क्या है? ग्रह होते क्या है? वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की ना तो ऊष्मा होती है ना प्रकाश होता है, लेकिन वो सूर्य से ऊष्मा व प्रकाश ग्रहण करते हैं, आकार में छोटे होते हैं, सूर्य की बजाय तुलना की जा रही है। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल होता है और सूर्य के चारों ओर निश्चित एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में ये चक्कर लगाते हैं। अब ग्रहों को 2 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। एक तो इनके आंतरिक ग्रह होते हैं, एक बाह्य ग्रह होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य और क्षुद्र पेटी के बीच में पाए जाते हैं। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होते हैं, जिनका आयतन तो क्या होता है, कम होता है, लेकिन डेंसिटी अधिक होती है। ये जो है ये ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं, और पृथ्वी भी कैसी है, ठोस अवस्था में है। इस वजह से ही इनको पार्थिव ग्रह या पृथ्वी सदृश या पृथ्वी जैसे ग्रह कहा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें बाह्य ग्रह की, जो क्षुद्र पेटी से बाहर की तरफ मिलते हैं। इनको जैवियन ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। इसका आयतन अधिक होता है व घनत्व कम होता है। ये गैस या तरल अवस्था में है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन ग्रहों की छोटी छोटी कुछ विशेषताओं की। पहला ग्रह कौन सा है? पहला ग्रह है बुध। पहला ग्रह कौन सा है? बुध। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। अगर सूर्य के सबसे निकट ग्रह है तो इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है इसका, या ये सबसे गर्म ग्रह है। ये सबसे गर्म ग्रह है। इसके अलावा बात करें तो इस ग्रह पर सर्वाधिक उच्च तापांतर देखने को मिलता है। सर्वाधिक उच्च तापांतर देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। एक वर्ड आया है यहां, तापांतर। क्या होता है? ताप का अंतर ही क्या होता है? तापांतर होता है। अंतर कौन सा होगा? कि दिन का सबसे अधिकतम और दिन का सबसे न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसी को ही तापांतर कहा जाता है। और यह तापांतर बुध के ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि रात के समय यहां तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है और दिन के समय यहां तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यहां अपन बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह
नहीं है। ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है, वो 88 दिन में करता है। कह रही है आप बात याद नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परिक्रमा के दिन आपको कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बुध से रिलेटेड आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि गर्म तो ये सूर्य के नजदीक है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी लिख सकते हो, ये सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, बढ़े आगे। दूसरा जो ग्रह है वो कौन सा है? दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बहन कहा जाता है। आपने तो इतना ही पढ़ा है अभी तक, इसकी बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार, क्योंकि इसका आकार व द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। इसके अलावा ये पृथ्वी के नजदीक का ग्रह है, पृथ्वी के निकट का ग्रह है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि इस ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। अब CO2 की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इस ग्रह के ऊपर तापमान बहुत ज्यादा है। क्यों है? थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि जो CO2 है या कार्बन डाइऑक्साइड है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक प्रकार की क्या है? हरित गैस है। ये एक प्रकार की क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ये हरित गैस होने के कारण हरित गैसें क्या करती हैं? एक ही विशेषता याद रख लेना, ये सौर्य विकिरण के लिए तो पारगम्य होती हैं। सौर्य विकिरण के लिए क्या होती हैं? पारगम्य होती हैं। पारगम्य होती हैं, जबकि दीर्घ तरंगों के लिए अपारगम्य होती हैं। अपारगम्य होती हैं। समझाऊं इस कॉन्सेप्ट को या आगे पढ़ लेंगे? ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर इसमें आधा घंटा चला जाएगा। सीधा सीधा यही रख लेना कि जो CO2 है, जैसे थोड़ा बहुत और मैं रफली बता देता हूं आपको। यह है सूर्य, और सूर्य के बाद में यह है कोई भी दूसरा ग्रह, मान लेते हैं शुक्र ग्रह ही है। ये क्या है? शुक्र ग्रह। यहां से जो सूर्य से जो रेडिएशन आ रहा है, सूर्य से जो विकिरण आ रही है, वो किस रूप में आती है? लघु तरंगों के रूप में आती है। लघु तरंगों के रूप में क्यों आती है? क्योंकि जो पिंड
जितना ज्यादा गर्म होगा उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही छोटा होगा, उसके तरंग की लंबाई उतनी ही कम होगी। और सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म यह है, तो सूर्य से जो भी विकिरण आएगा उसका जो तरंग दैर्घ्य है, उसका जो वेवलेंथ है वो छोटा होगा, और छोटा होगा इस वजह से इनको कहा जाता है लघु तरंगे। अब ये तरंगे जो सूर्य से आ रही हैं, ये हरित गैस इसके लिए पारगम्य होती हैं। मतलब यहां कितनी ही CO2 गैस हो, यहां कितनी ही CO2 गैस हो, वो आसानी से इनको आने देती है। कहां तक? किसी भी दूसरे सरफेस तक। जैसे ये सरफेस गर्म होगा, अब ये गर्म सूर्य जितना तो होगा नहीं, गर्म सूर्य जितना तो होगा नहीं, लेकिन जितना भी गर्म होगा, और फिर इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो कौन सी तरंगों के माध्यम से निकलेगा? दीर्घ तरंगों से। क्योंकि जो पिंड जितना कम गर्म होगा उसका वेवलेंथ उतना ही बड़ा होगा। तो इस वजह से ये सूर्य के बजाय कम गर्म हुआ है, इस वजह से यहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो लॉन्ग वेव के रूप में निकलेगा, दीर्घ तरंगों के रूप में निकलेगा। अब दीर्घ तरंगों के लिए जो CO2 है या कोई भी हरित गैस है, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो जलवाष्प है, कोई भी हरित गैस है, तो उसके लिए वो अपारगम्य होती है। अपारगम्य होने के कारण यहां CO2 की जितनी ज्यादा मात्रा होगी वो दीर्घ तरंगों को उसी धरातल के पास ही वापिस से रोक देगा, उसी के पास ही उनको ब्लॉक कर देगा। तो जो तापमान अंतरिक्ष में चला जाना चाहिए था वो अंतरिक्ष में नहीं जाकर के कहां घूमता रहता है? इसके धरातल के पास ही घूमता रहता है। इस वजह से शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा यहां गर्म है, क्योंकि यहां CO2 की मात्रा ज्यादा है। अगर CO2 की मात्रा कम होगी तो जो दीर्घ तरंगे हैं वो आसानी से अंतरिक्ष में चली जाएगी। और डेप्थ के साथ अपन जब वायुमंडल पढ़ेंगे वहां इसको और देख लेंगे। ठीक है, तो इस ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, ये बात भी ठीक है। अब देखो, सूर्य इसकी मेन बात, वह चंद्रमा के बाद ये सबसे चमकीला दिखाई देता है। ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, जिस कारण इसे भोर का तारा या शाम का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा भी कहा जाता है, बात हुई क्लियर भाई? बात क्लियर हुई? हाँ, ज्यादा डिटेल सिर्फ पृथ्वी और मंगल तक की है। जो आंतरिक ग्रह उनकी ज्यादा डिटेल है, उसके बाद में तो एक एक दो दो लाइन का है, और फिर दो चार वर्ड अपने को और समझने हैं, फिर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। तो पहला ग्रह कौन सा था? पहला बुध, बुध के बाद में दूसरा शुक्र, और शुक्र ग्रह की ये कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, तीसरा कौन सा आ जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी मतलब सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्यों है? क्योंकि अपन रह रहे हैं, क्योंकि, या उसके आगे जोड़ देते हैं, महत्वपूर्ण ग्रह
क्योंकि इस ग्रह पर जीवन संभव हुआ है, जीवन संभव हुआ है। और ये जीवन संभव किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि इस ग्रह पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उपलब्ध है। क्या है? ऑक्सीजन उपलब्ध है। ठीक है। इसके अलावा इस ग्रह पर कितना प्रतिशत पानी है भाई? इस ग्रह पर 71% पानी होने के कारण, पानी होने के कारण ये नीला दिखाई देता है, ये नीला दिखाई देता है। इस वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है, इस कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है, इस कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें थोड़ी सी बेसिक पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि अगर सौर मंडल के एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है तो वो पृथ्वी है। इसके अलावा यहां 71% पानी है, इस वजह से ये नीला दिखाई देता है, तो सौर मंडल में इसे नीले ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगर पृथ्वी के घूर्णन काल की बात की जाए, पृथ्वी के घूर्णन काल की बात की जाए तो 23 ओवर 56 मिनट और 4 सेकंड है। और पृथ्वी के परिक्रमण काल की बात की जाए तो वो है 365.25 दिन, 365.25 दिन। एक यहां और लिख लो कि पृथ्वी का जो घनत्व है, एवरेज घनत्व है, वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक उपग्रह है, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। ठीक है। और उपग्रह पढ़ेंगे तभी अपन इस चंद्रमा की 2-3 लाइनें हैं, पूर्णिमा और अमावस्या वाला कॉन्सेप्ट भी अपन देख लेंगे। तो यहां तक क्लियर है। तो नीला ग्रह है क्योंकि इसके ऊपर 71% पानी है। इसके अलावा ये एकमात्र सौर मंडल का ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। जीवन संभव होने के यहाँ 2 कारण हैं। एक तो यहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है जिसको मानव श्वसन क्रिया के रूप में काम में लेता है। दूसरा यहाँ पीने योग्य पानी है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की अपन बात करेंगे। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा
अधिक है। इस कारण ये आपको कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इस पर विश्व का या सौर मंडल का, विश्व का नहीं, इस पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है जो हिमालय से 3 गुना क्या है? ऊंचा है। इसके अलावा सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी इस पर ही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ऊंचा नहीं, सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है। इन दो चीजों का आप और ध्यान रखोगे। ये लाल ग्रह है क्योंकि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, 2 उपग्रह है, और इसके ऊपर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है। बात क्लियर हुई यहां तक? तो अपने कितने ग्रह कंप्लीट हो गए? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। मतलब जो पार्थिव ग्रह हैं वो सारे के सारे अपने कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपन बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति की तो ये है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पहली बात, इसके सबसे या ये सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह है, ये सबसे अधिक उपग्रह वाला क्या है? ग्रह है। और यहाँ कितने उपग्रह हैं? 67। उसके बाद में बात कर लेते हैं अपन शनि की। ये दूसरा सबसे बड़ा है, दूसरा सबसे बड़ा है, और इसके जो उपग्रह हैं वो 62 हैं, और टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद में 7वां है अरुण। ये तीसरा सबसे बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मेन बात, अरुण जो ग्रह है ये क्लॉकवाइज परिक्रमण करता है, परिक्रमण करता है। ध्यान से सुनना भाई, जो अरुण ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर इसका जो मार्ग है वो कैसा है? क्लॉकवाइज है। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है? घूमता है। सौर मंडल के 8 ग्रहों में एक तो अरुण ग्रह है, और दूसरा जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह।
दूसरा कौन सा है? शुक्र ग्रह। वहां आप लिख लेना कि शुक्र ग्रह भी क्लॉकवाइज परिक्रमा करता है। सौर मंडल के 2 ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। बाकी 6 जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पश्चिम से पूर्व, जैसे अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी तरीके से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और लास्ट ग्रह कौन सा है? लास्ट ग्रह है वरुण। लास्ट ग्रह है वरुण। ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे ठंडा ग्रह है। क्यों है? क्योंकि ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी के ऊपर है। अब नोट, एक ग्रह और था पहले जिसका नाम था कुबेर या यम या प्लूटो। क्योंकि आपने जब पहले रट्टे मारे थे तो ये नाम जरूर आपके निकलता है, अरुण, वरुण और यम। लेकिन हुआ क्या है कि वर्तमान समय में ये ग्रह की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 2006 में चेक गणराज्य में IAU द्वारा प्राग सम्मेलन हुआ। प्राग सम्मेलन हुआ जिसमें इस ग्रह को बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। हुआ क्या देखो कि पहले 9 ग्रह थे, या अपन ये बोलें कि 2006 तक 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में चेक गणराज्य में एक सम्मेलन होता है IAU द्वारा, नेशनल एरोनॉटिकल यूनियन के द्वारा। उसमें क्या किया गया? उसमें एक सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन का नाम था प्राग सम्मेलन। और प्राग सम्मेलन में जो प्लूटो ग्रह है उसको बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, क्योंकि इस सम्मेलन में ग्रहों की एक डेफिनेशन दी गई और वो डेफिनेशन ये पूरी नहीं कर रहा था। ग्रहों की डेफिनेशन क्या दी गई कि वो आकार में बड़े होने चाहिए, जबकि ये चंद्रमा से भी छोटा था, उपग्रह से ही छोटा था ये तो। इसके अलावा सबकी कक्षा वृत्ताकार या दीर्घवृत्ताकार होनी चाहिए, इसकी कक्षा दीर्घवृत्ताकार नहीं थी। तीसरी शर्त थी कि कोई भी ग्रह अन्य ग्रह की कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा या उस कक्षा को नहीं काटेगा, जबकि ये ग्रह वरुण ग्रह की कक्षा को काट रहा था। तो इन 3 कारण की वजह से इसको ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और इसको बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तीनों बात अगर लिखना चाहो तो ग्रह की क्या डेफिनेशन होती है कि आकार बड़ा हो, आकार बड़ा हो, इसके अलावा मार्ग दीर्घवृत्ताकार हो, मार्ग दीर्घवृत्ताकार हो, और अपनी स्वतंत्र कक्षा हो, अपनी स्वतंत्र कक्षा हो। कक्षा क्या होती है कि ग्रह का वह क्षेत्र या वह मार्ग जहां निश्चित रूप से वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, वह उसकी कक्षा कहलाता है। लेकिन ये तीनों ही चीजें यहां पूर्ण नहीं कर रहा था, इसकी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। आकार की बात करें तो इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा था, इसका जो मार्ग था वो दीर्घवृत्ताकार नहीं था, और ये वरुण की कक्षा को काट रहा था। इस वजह से 2006 के प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। क्लियर है? सारी बात क्लियर हुई? ये यहां तक थे अपने ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं उपग्रह की। अब 2-2, 3-3 लाइनों के ही टॉपिक हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। उपग्रह ये भी
ग्रहों के चारों ओर, ग्रहों के चारों ओर निश्चित मार्ग में चक्कर लगाने, निश्चित मार्ग में चक्कर लगाने वाले पिंडों को, लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, इनके पास भी, इनके पास भी अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है, ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करें कि एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, वो है चंद्रमा। अब इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को अपन समझ लेते हैं कि देखो, ये है सूर्य, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दो वर्ड पहले ही पेज पे आ जाते हैं, अमावस्या और पूर्णिमा, तो उनको भी अपन यहां समझ लेते हैं। ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, और ये है चंद्रमा, चंद्रमा। पहली बात, अमावस्या और पूर्णिमा की स्थिति जब बनेगी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, पहली कंडीशन। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सीजीकी कहा जाता है, सीजीकी कहा जाता है। तो पहली बात, सीजीकी क्या होता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, उस स्थिति को सीजीकी कहा जाता है। अब सीजीकी को अपन डिटेल से जवार भाटा में अपन पढ़ेंगे। अब देखो, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होता है कि पृथ्वी की तरफ वाला जो भाग है उसके ऊपर तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ता है, उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर प्रकाश नहीं पड़ेगा, प्रकाश नहीं पड़ेगा तो ये तो भाग आ जाएगा अंधेरे में, और अंधेरे में आ जाएगा। जबकि इसके सामने वाला जो भाग है, इसके सामने वाला भाग है, वो क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा उजाले में। इसके सामने वाला भाग किस में आ जाएगा? उजाले में। ये स्थिति कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी? ये स्थिति कहलाएगी अमावस्या, ये स्थिति कहलाएगी अमावस्या। और इसी को कहा जाता है नए चंद्रमा की रात, नए चंद्रमा की रात दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो नए चंद्रमा की रात कौन सी होगी? अमावस्या की होगी। लेकिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो अब पृथ्वी के सामने वाला भाग के ऊपर सूर्य का क्या गिरेगा? प्रकाश गिरेगा। क्या गिरेगा भाई? प्रकाश आएगा। और इसके विपरीत भाग में क्या हो जाएगा? विपरीत भाग में हो जाएगा अंधेरा, या सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस स्थिति को अपन क्या बोल देंगे? इस स्थिति को अपन बोल देंगे पूर्णिमा। इस स्थिति को अपन क्या बोल देंगे? पूर्णिमा। ठीक है, बात हुई। और इसको बोल देंगे पूर्णिमा को
पुराने चंद्रमा की रात, पुराने चंद्रमा की रात। अब जब सूर्य क्या होगा, पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आता है, उसको बोला जाता है कर्षण पक्ष। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कर्षण पक्ष। और अमावस्या से वो पूर्णिमा की तरफ जाता है तो उसको बोला जाता है शुक्ल पक्ष। बात हुई क्लियर। पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ का जो काल होगा वो कर्षण पक्ष होगा, और अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ का जो काल होगा वो शुक्ल पक्ष होगा। हुई बात क्लियर। अब एक चीज आपके लिए इंटरेस्टिंग है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है वो कितना होता है, 27.5 दिन का होता है, 27.5 दिन का होता है। इसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों ही काल कितने होते हैं, 27.5 दिन या समान होते हैं। इस वजह से कभी भी पूरा चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा का केवल 53% भाग ही अपन देख सकते हैं, चंद्रमा का केवल 53% भाग ही अपन देख सकते हैं, और वो भी किस दिन, पूर्णिमा के दिन। जिस भाग को अपन नहीं देख सकते उस भाग को बोला जाता है जंवारीय बंधन, उस भाग को बोला जाता है जंवारीय बंधन। तो जंवारीय बंधन क्या है कि चंद्रमा का वह भाग जिसको कभी भी नहीं देखा जा सकता, उसको कहा जाता है जंवारीय बंधन। ठीक है, क्लियर है। अब उपग्रह हो गए, अब है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह क्या है, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा जो अन्य पिंड, जो अन्य पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। इनके पास भी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, इनके पास भी स्वयं की ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं क्षुद्र पेटी, एक होते हैं पृथ्वी के निकट वाले क्षुद्र ग्रह, और एक होते हैं ट्रोजन। ट्रोजन कौन से होते हैं, वे क्षुद्र ग्रह जो दूसरे ग्रहों की कक्षा साझा करते हैं। ये लो। और क्षुद्र पेटी कहां पाई जाएगी, अपन ने देखा ही था, मंगल व बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रहों की पेटी कहां पाई जाएगी, मंगल और बृहस्पति के बीच। देखो ये रही, ये क्या है, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है। अब कुछ क्षुद्र ग्रह हैं वो पृथ्वी के नजदीक पाए जाते हैं, तो उनको पृथ्वी के नजदीक वाले क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं ट्रोजन, जो दूसरे की कक्षा को साझा करते हैं,
उनको क्या कहा जाता है, ट्रोजन। जैसे ये बृहस्पति की कक्षा है, इसी की कक्षा को अगर वो साझा कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, ट्रोजन कहा जाता है। बात क्लियर, बात क्लियर हुई भाई? ऐसे कैसे चल रहा है भाई ये? ठीक है, हो गए क्षुद्र ग्रह। उसके बाद में क्या थे, ग्रह हो गए। ग्रहों में अपन ने क्या क्या पढ़ा था, सूर्य के बारे में चर्चा कर ली, ग्रह हो गए, उपग्रह के बारे में चर्चा कर ली, क्षुद्र ग्रह हो गए। अब हैं पुच्छल तारे और उल्काएं। दो वर्ड और हैं, एक तो है पुच्छल तारे। पुच्छल जो तारे होते हैं वो किसके बने होते हैं, धूल कणों और गैसों और यहां मेन बात बर्फ के बने पिंड होते हैं, बर्फ के बने पिंड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये ब्रह्मांड में अनियमित रूप से घूमते हैं, अनियमित रूप से घूमते हैं। ये बात भी क्लियर हुई। अब देखो पुच्छल तारे क्या होते हैं कि ये धूल कणों, गैसों और बर्फ के बने पिंड होते हैं। ये अनियमित रूप से ब्रह्मांड में कहीं भी घूमते रहते हैं। जब कभी कभार ये सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आ जाते हैं तो सूर्य के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण ये वहां के तापमान से जलना प्रारंभ कर देते हैं और ये जलते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से इनके पीछे लगता है कि जैसे जलती हुई कोई पूंछ लगी हो। और इसके केंद्र में जो होता है उसको बोला जाता है नाभि और इसको बोला जाता है पूंछ। और इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही कहा जाता है पुच्छल तारे। ठीक है, कि पुच्छल तारे क्या होते हैं, धूल कणों, गैसों और बर्फ के बने पिंड होते हैं। ये ब्रह्मांड में अनियमित रूप से घूमते रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये सूर्य के नज़दीक आने के कारण अधिक तापमान की वजह से ये जलते हुए प्रतीत होते हैं या जलने लगते हैं और ये तेज गति से आगे बढ़ते हैं, इस वजह से इनके पीछे पूंछ दिखाई देती है। अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट है उल्का पिंड। उल्का पिंड ये भी क्या है, ये भी ब्रह्मांड में या सौर मंडल में घूमने वाले, सौर मंडल में घूमने वाले पिंड होते हैं, पिंड होते हैं। ये भी अनियमित रूप से घूमते हैं, अनियमित रूप से घूमते हैं, अनियमित रूप से घूमते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कभी कभार ये घूमते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें क्या कर जाते हैं, ये प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश कर जाने के कारण घर्षण बल के कारण ये भी जलते हुए आपको दिखाई देते हैं। और ये जो क्रिया होती है ये मुख्य रूप से होती है मध्य मंडल में। पृथ्वी की कई परतें हैं ना, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल।
ठीक है, तो ये मध्य मंडल में जलते हुए आपको दिखाई देते हैं। जलते हुए दिखाई क्यों देते हैं? घर्षण बल के कारण ये जलते हुए दिखाई देते हैं, और यहीं से आप बोलते हो कि टूटते हुए तारे हैं, जबकि ये टूटते हुए तारे नहीं होते हैं, ये उल्काएं होती हैं। और लगभग तो ये जो उल्काएं होती हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण बल की वजह से समाप्त हो जाती हैं, लेकिन कभी कभार समाप्त नहीं होने के कारण वो आकर के टकराती हैं किससे? पृथ्वी के धरातल से, जहां कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और बहुत कुछ विनाश भी होता है। तो ये वही उल्काएं हैं जिनको अपन बाद में पढ़ेंगे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में अपन पढ़ेंगे कि ये उल्का के माध्यम से भी पता किया जा सकता है कि पृथ्वी का कोर कैसा है, क्योंकि पृथ्वी से उल्का का जो भाग टकराता है वह उसका कोर ही टकराता है। उसका बाहरी जो भाग है वो तो घर्षण बल के कारण समाप्त हो जाता है। तो ये उल्का पिंड होते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो लास्ट एक वर्ड है नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल क्या है? तारों की बनी स्थलाकृतियां होती हैं। तारों, स्थलाकृतियां नहीं, आकृतियां। तारों की बनी आकृतियां होती हैं, और ऐसी ही कुछ आकृति हैं, उसको बोला जाता है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, या इसको बोलेंगे बिग बियर। और इसी का ही भाग है सप्त ऋषि मंडल। आप आसमान में देखोगे तो आपको 7 तारों की एक आकृति दिखाई देगी, वो एक्चुअल में क्या है? वो नक्षत्र मंडल ही है। आपकी एनसीईआरटी में ये आपको एज इट इज दिया हुआ भी मिल जाएगा। अब जो आपकी एनसीईआरटी है उसका जो सारा पार्ट है ये रहा। ये देखो, ये क्या है? यहां ये नक्षत्र मंडल है, और इसकी जो आकृति का नाम है वो अर्सा मेजर या बिग बियर है, और इसी का ही भाग है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो जो अपना एनसीईआरटी वाला भाग है, जो क्लास 6 का पहला टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। और इस लेवल से ही अपन पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, और इस लेवल से अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी जाकर के आज के टाइम में जो कंपटीशन बना हुआ है उसमें सरवाइव कर पाओगे। अगर आप इतना ही पढ़ के जाओगे कि रात को चमकने वाले खगोल पिंडों को खगोलीय पिंड कहा जाता है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त नहीं है। हाँ, अपन बेस एनसीईआरटी को रखेंगे, वर्ड सारे अपन वो ही लेंगे जो उस क्लास में पर्टिकुलर दिए हुए हैं। जैसे अपन ने पहली क्लास में देखा था कि ये सारे वर्ड दिए हुए थे, लेकिन अपन ने इनको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है। अब इसमें सिंगल एक भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस मुहिम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएं। इसके अलावा जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो एप्लीकेशन के ऊपर ही इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका आपका एक टेस्ट हो जाएगा, वो आप एप्लीकेशन के ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। तो विशेष तौर से तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष तौर पे ये जो ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से जो असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, यूजीसी नेट, सेट, इनकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। क्योंकि इस तरीके से पढ़ेंगे तो जो आपके ग्रेड फर्स्ट में जो 55 क्वेश्चन वाला पार्ट है, वो 55 क्वेश्चन का ही नहीं, यहाँ से कम 70-75 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ, एनसीईआरटी के साथ अटैच करके उसको पढ़ोगे।
आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।